नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है और यह कैंपेन कांग्रेस पार्टी चला रही है। कांग्रेस पार्टी में भी खासकर यह कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं। इसके उलट नरेंद्र मोदी ने एक पॉजिटिव कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रही है, मोदी अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, पब्लिक के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। किसका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है? 200 दिन बाद जब देश में चुनाव होंगे तो वोट पॉजिटिव मैंडेट पर पड़ेगा या नेगेटिव सोच पर पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह मेरी गारंटी है, तो मोदी की उस गारंटी का मतलब क्या होता है? नरेंद्र मोदी 2024 के लिए क्या मिनिमम गारंटी दे रहे हैं? अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो क्या हो जाएगा? अगर मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या हो जाएगा? यही फर्क आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या होता? मोदी ने इस यक्ष प्रश्न का जवाब खुद दे दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा है? मोदी के एक एक जवाब से कैसे 2024 का पूरा गेम चेंज हो गया है? क्या 24 में मोदी का यही फॉर्मूला चलेगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो क्या होता? क्या इसी फॉर्मूले से 2024 में तीसरी बार कमल खिलेगा? विरोधी अभी भी मोदी पर ही अटके हैं, प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि मोदी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। इंडिया वाले गुट के खिलाफ मोदी सरकार वाला सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है। अगर हमारी सरकार हमारी सरकार मोदी अपनी ताकत पर खेल रहे हैं, विरोधी अभी से क्लीन बोल्ड होने लगे हैं। एंटी मोदी मोर्चे की सोच अभी भी लोकल है, वो मोदी को गाली गलौज देने में ही वोकल है। जबकि मोदी की अप्रोच नेशनल है, मोदी की सोच ग्लोबल है। बंद कमरे में हर रोज सुबह 10 बजे गोलमेज सम्मेलन करने वाले विपक्षी खेमे में मोदी की एक बात ने हड़कंप मचाई, और वो बात थी, अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो क्या होता और क्या क्या नहीं होता। क्या मोदी ना होते तो महंगाई चरम पर होती? अगर मोदी ना होते तो अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी होती? अगर मोदी ना होते तो मिडिल क्लास का जीवन मुश्किलों से भरा होता? अगर मोदी ना होते तो किसान, गरीब, दलित, आदिवासी को समाज में उनका हक ना मिलता? अगर मोदी ना होते तो दुनिया में भारत का कद ना बढ़ता? मोदी ने एग्जाम्पल दे देकर बताया कि देश के लिए नरेंद्र मोदी ही क्यों जरूरी है और विरोधियों का इंडिया वाला गुट क्यों एक कॉन्स्पिरेसी है। तो ये कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही। जब किसान को ज्यादा कीमत मिलती है तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। यही दोहरापन इनकी राजनीति है। महंगाई के मामले इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में करके रखा है। आज हमारे आस पड़ोस के देशों में 25-30% की दर से महंगाई बढ़ रही है। मोदी सार्वजनिक तौर पर सब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट यह है कि जो फुल क्रीम दूध भारत में 65 रुपए लीटर मिल रहा है, वही दूध पाकिस्तान में 230 पाकिस्तानी रुपए लीटर मिल रहा है। जो 1 किलो मसूर दाल भारत में 131 रुपए की मिल रही है, वही मसूर दाल पाकिस्तान में 350 रुपए में मिल रही है। भारत में 1 किलो चावल की कीमत 55 रुपए है, पाकिस्तान में 1 किलो चावल 230 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। ये लिस्ट लंबी है। ऐसा नहीं है कि भारत में महंगाई नहीं है। मौसम की मार और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फल सब्जियां सबकी कीमत में इजाफा हुआ है, मगर दूसरे देशों की तुलना में भारत ने फिर भी काफी हद तक महंगाई को काबू में कर रखा है। मगर मोदी जब ये बात देश को बताते हैं,
मोदी क्यों जरूरी हैं ये समझाते हैं। तो विरोधी द बिगेस्ट लायर वाला स्क्रीनशॉट चिपकाने लगते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है मोदी और कितना झूठ बोलेंगे। कांग्रेस कहती है मोदी बार बार झूठ क्यों बोलते हैं। कांग्रेस के नेता तो अपनी टाइमलाइन पर झूठ 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 वाला पहाड़ खड़ा करके मोदी को टैग कर देते हैं। आपका आदर्श पाकिस्तान होगा, हमारा नहीं। और आदर्श नहीं होता तो बिन बुलाए पहुंच नहीं जाते लाहौर बिरयानी खाने के लिए। अरे पहले अपना जवाब दो। जवाबदेही आपकी 9 साल से। आप बताओ 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बिक रहा है? आपने तो 25 रुपए में बेचने कहा था। दूध कितने कई गुना बढ़ गया। आपने तो कहा था हम हर चीज घटा देंगे। महंगाई आप रोक नहीं पा रहे हो। अब एक नई कहानी सुना रहे हो कि अगर हम न होते तो ये और बढ़ गया होता। ये बेतुकी, बेसिर पैर की, अपने सरकार की कमियों को छिपाने के लिए है, जिसका कोई आधार ही नहीं, सार नहीं। ये होते तो ये हो जाता। अभी तक तो नहीं हुआ। हमने तो 70 साल शासन किया, यहाँ तो नहीं पहुंचा था। कहाँ का कंट्रोल कर दिया? मोदी जी कहाँ रह, आइवरी टावर में रह रहे हैं क्या? कहाँ मोदी जी कहाँ रह रहे हैं? मोदी जी रेसकोर्स के अलावा बाहर नहीं जाते हैं क्या? हेलो, देखिए दूध मिलता भी कि नहीं मिलता, इसका भी तो एक सवाल है। हर चीज के ऊपर महंगाई हमने कंट्रोल की है, हमने कंट्रोल की है। कंट्रोल की है भाई। अपोजिशन की सरकार होती, उस जमाने का देख लीजिए और आज का देख लीजिए। वो कह रहे हर 15 दिन में पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, गैस का भाव बढ़ जाता है, सिलेंडर का भाव बढ़ जाता है। क्या नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री का इस तरह का बकवास तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने अब मोदी पर एक ऐसा ही झूठ फैलाया है। कितने आईआईटी और आईआईएम बने, इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी के अमेरिका वाले बयान को कोट किया, राज्यसभा में सरकार के बयान का जिक्र किया और फॉल्स नैरेटिव ट्विटर पर परोस दिया। कांग्रेस के दावों के उलट सच्चाई है कि 2014 में देश में 16 आईआईटीज थे, 2023 में 23 आईआईटीज हैं, यानी 9 साल में 7 नए खुल गए। 2014 में देश में 13 आईआईएम्स थे, 2023 में 20 आईआईएम्स हैं, यानी 9 साल में 7 नए आईआईएम्स खुल गए। 2014 में देश में 9 ट्रिपल आईटीज थे, 2023 में 25 ट्रिपल आईटीज हैं, यानी 9 साल में 16 नए ट्रिपल आईटीज खुल गए। भारत में नेशनल इंपॉर्टेंस वाले संस्थाओं की संख्या 2014 में 75 से 2023 तक 149 हो गई है, यानी करीब करीब दोगुनी। लेकिन विपक्ष फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मोदी को टारगेट करने के लिए नॉन स्टॉप झूठ ही परोस रहा है। हर टाइमलाइन पर यही टेक्स्ट घूम रहा है। आज जब देश में इतना काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक है। जो लोग देश की जनता को हमेशा तरसा कर रखते थे, जिन लोगों को देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से कोई मतलब नहीं था, वो लोग देश की जनता के सपने पूरे होते देखकर आज जरा ज्यादा चिढ़े हुए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, बात भी पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। इनके तौर तरीके भी वही है, पुराने हैं, इनके इरादे भी वही है। प्रधानमंत्री न्यू इंडिया का विजन ग्लोबल स्टेज पर देते हैं, लेकिन विरोधी उसमें भी एजेंडा फिट करके बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए जयराम रमेश को ही ले लीजिए। जब मोदी ने यह कहा कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने उसमें यह नैरेटिव फिट करके घुमाया कि 24 में चाहे किसी की भी सरकार बने, भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने आप बन जाएगा। मगर जयराम रमेश ने यह नहीं बताया कि 9 साल में भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी ने क्या क्या किया और 10 साल की कांग्रेस सरकार ने भारत का कितना नुकसान किया। 2004 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% था। 2014 आते आते वो गिरकर 4.7% पर पहुंच गया। 2004 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.4% था। 2014 आते आते वो -0.07% पर लुढ़क गया। एग्रीकल्चर ग्रोथ 2004 में 0.1% से 2014 तक सिर्फ 4.9% तक पहुंच पाया। मार्च 2004 में यूपीए सरकार के दौरान भारत पर $11,183 करोड़ का कर्ज था,
जो मार्च 2013 आते आते 39,000 करोड़ यूएस डॉलर पर पहुंच गया। 1998 से 2004 के बीच वाजपेयी सरकार के वक्त महंगाई दर 5% थी। 2004 से 2013 के यूपीए काल में महंगाई दर 9% हो गई। वाजपेयी सरकार के 5 साल में 6 करोड़ रोजगार पैदा हुए। 2004 से 2011 तक यूपीए के राज में सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख रोजगार पैदा हुए। यानी कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी राज में भारत की अर्थव्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, वो खुद अपना कार्यकाल नहीं देख रहा, जिसमें सिर्फ लूट खसोट बची। भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी की नीतियों की वजह से ही बनेगा और इसे गणित से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है वाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला, बल्कि हवा का रुख भी बदला है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो उसमें यह बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मौका है और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं, देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। इस बीच विरोधी खेमा एक झूठ और फैला रहा है। 48 घंटों से मोदी लापता वाला पोस्टर दिखा रहा है। गुरुवार को गुमशुदा वाला पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया तो शुक्रवार को केजरीवाल की पार्टी ने लापता मोदी वाला एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। हर ट्वीट में मणिपुर वाला टेक्स्ट रिपीट किया। लापता का ही रागालापा। सोचिए, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार चर्चा को रेडी है, मगर विरोधी हंगामा करने की जिद पर ही अड़े हैं। शुक्रवार को विपक्ष के नॉन स्टॉप हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर यह पोस्टर दिखाया। मोदी को टारगेट करने के लिए म्यूट पार्लियामेंट वाला नैरेटिव चलाया। दीदी की पार्टी के नेताओं ने काउंटडाउन चलाना शुरू कर दिया। पहले लिखा डे 6 कहां हो प्रधानमंत्री, फिर लिखा डे 7 मोदी अभी तक नहीं आए संसद के भीतर। कांग्रेस कह रही है मोदी ने देश को जला दिया। बार बार यही एजेंडा फिट कर रही है कि मोदी आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, राहुल आएंगे तो देश बच जाएगा, देश संभल जाएगा। इसीलिए शुक्रवार को सिलसिलेवार तरीके से राहुल के सारे पुराने ट्वीट्स कांग्रेस के हैंडल्स पर रीट्वीट होने लगे। इस प्रयोग का मकसद ही यही है, मोदी को कमजोर दिखाओ, राहुल को हीरो बताओ। लेकिन मोदी विपक्ष के इस एजेंडे का तोड़ पहले ही ढूंढ चुके हैं। विरोधी मोदी पर अटके हुए हैं। प्रधानमंत्री फ्यूचर का रोड मैप रेडी कर चुके हैं। विरोधी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत मोदी की लीडरशिप में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो तेजी बनी रहे। इसीलिए मणिपुर के मुद्दे पर पूरे विपक्ष ने संसद को 7 दिनों से ठप कर रखा है। इंडिया वाले विरोधी गुट ने अपना अगला प्लान अभी से लॉन्च कर दिया है। उन सारे नामों की लिस्ट जारी कर दी है जो मणिपुर जाकर 2 दिनों तक मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर घुमाएंगे। इसका हिंट तो मोदी विरोधियों ने अभी से दे दिया है। हम लोगों ने ये तय किया कि हिली एरिया में कम से कम 2 रिलीफ कैंप में हम लोग जाके बातचीत करें।
और जो प्लेन एरिया है, जो वैली एरिया है, वैली में कम से कम 2 रिलीफ, वायलेंट सिटी एरिया में 2 रिलीफ कैंप में हम जाके वहाँ बातचीत करें, उन लोगों से समझने की कोशिश करें, और हो सके तो पिक्चर्स भी लें, उनसे बातचीत भी करें, रिकॉर्ड भी कर सकते तो रिकॉर्ड करें। आके हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में चर्चा हो, हम पार्लियामेंट के तहत देश को हम बताएंगे क्या वहाँ पे हो रहा है। जो चीज़ स्वाभाविक था कि ऐसे एक गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलेंगे सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं, ये स्वाभाविक है एक लोकतंत्र में। पर अगर प्रधानमंत्री सदन में ही नहीं आ रहे, कभी किसी बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम वहाँ से लौट कर फिर इसी मुद्दे पर डटे रहेंगे सोमवार से। मुझे तो शर्म आती है कि भारत का रखवाला, भारत का अभिभावक, भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो जब देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है, वो अपना बूथ मजबूत करने में जुटा हुआ है। 24 में कैसे सत्ता में आएंगे, उसकी भूख आपको सता रही है। आप इंडिया को गालियां दे रहे हैं, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, इतने आप बदहवास हो चुके हैं। अच्छा, आप बहस नहीं करेंगे, आप उजले कपड़े, काले कपड़े, पीले कपड़े पहनेंगे, रक्षा मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे, गृह मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे, गृह मंत्री चिट्ठी लिख के कहेंगे हम सब कुछ बहस करने को तैयार है, तब आप नहीं आएंगे। आपने दिया नो कॉन्फिडेंस तो उसको स्वीकार कर लिया। अब हम क्या करें? संसद को बंद कर दें। और बाकी विपक्षियों को मैं क्या कहूं, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, तो देश में शासन कर चुकी है। अगर बहस चलती तो इनके समय में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या किया गया हम बताते। 500 बार मंत्री गए हैं नॉर्थ ईस्ट, मैं भी गया था जब मंत्री था। प्रधानमंत्री जी, कितनी बड़ी बात है, 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट कहां से कहां विकास के पैमाने पर है, ये इनको पचता नहीं है। अरे कभी तो राष्ट्र हित में ऊपर उठिए, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रहित की बात करना क्या करो, पीड़ादायक है। एक लाइन में समझे तो विरोधियों का प्लान ही यही है, मणिपुर जाओ, वहां जाकर मोदी मोदी ही चिल्लाओ, मणिपुर से वापस आओ, संसद में एक बार फिर मोदी मोदी का ही नारा लगाओ, शोर मचाओ। इसकी शुरुआत तो अभी से हो चुकी है, भूमिका बांधी जाने लगी है। और अब बात मणिपुर की, जिसे लेकर लगातार प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, रोज संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही, और अब तो विपक्ष के नेता मणिपुर जाकर भी राजनीति करने वाले हैं। लेकिन आज हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, वो उन तमाम लोगों को सावधान करने वाली है जो मणिपुर को लेकर सियासी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि मणिपुर बहुत संवेदनशील है। वहां ऐसे जातीय संघर्षों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अलग अलग जाति समुदायों के बीच सदियों से हिंसा होती आई है, और एक बार जब हिंसा का यह दौर शुरू होता है तो फिर 5-5 साल तक यह हिंसा नहीं रुकती। यह जातीय संघर्ष बहुत खतरनाक है, इसलिए मणिपुर पर सवाल उठाने की बजाय उसका हल खोजने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। कोई बोलने नहीं देंगे। संसद में मणिपुर मणिपुर सड़क पर मणिपुर मणिपुर। विपक्षी इंडिया वाले एक बार फिर से मणिपुर जाने वाले हैं। जाहिर है इरादा पूरी राजनीति का है, लेकिन मणिपुर है क्या? मणिपुर को समझने के लिए पहले जरा नॉर्थ ईस्ट को देखिए। यह है पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है। यह शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्रफल 2,62,184 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। यूपी से बड़ा होने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा जटिल भी है, क्योंकि इसकी सीमाएं 5 देशों से लगती हैं: म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। इसी वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की खास नजर होती है
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के डिस्टर्ब होने का मतलब है भारत के लिए बड़ा खतरा। जो लोग मणिपुर की वजह से ये कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक क्या किया, उन्हें यह सच भी देखना चाहिए कि मोदी ने पूर्वोत्तर को शांत करने के लिए क्या किया है। साल 2014 से 23 तक यानी मणिपुर हिंसा से पहले तक पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8000 अलगाववादी संगठनों ने हथियार डाले। 2005 से 2013 और 2014 से 2022 की तुलना करें तो नागरिकों की मौत में भी 82% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मौत में 62% की कमी आई है और इंसर्जेंसी की घटनाओं में 68% की कमी आई है। लेकिन अभी मणिपुर क्यों सुलगा हुआ है, यह समझने के लिए आपको मणिपुर में रहने वाले लोगों को समझना होगा। मणिपुर में कई जातियां और जनजातियां हैं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मणिपुर में लगभग 30 के आसपास जातियां और जनजातियां मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रमुख जाति है मैतेई, जिनकी जनसंख्या मणिपुर की कुल आबादी का 60% है। दो बड़ी जातियां रहती हैं, कुकी और नागा। नागा की संख्या 24% है और 16% के करीब कुकी रहते हैं। जाति और जमीन का झगड़ा कैसे पूरी नस्लीय हिंसा की वजह बना, यह समझने से पहले मणिपुर का बहुत संक्षेप में छोटा सा इतिहास भी देख लीजिए। मणिपुर के महाराजा बुधाचंद्र ने 21 सितंबर 1949 को भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। मणिपुर स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया था और एक निर्वाचित विधायिका के माध्यम से सरकार का गठन भी हो गया। 1956 से लेकर 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित राज्य बना रहा। इस बीच अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक और छात्र संगठनों का उग्र आंदोलन भी चलता रहा। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन इसी के साथ मणिपुर में इंसर्जेंसी और आतंकवाद का दौर भी आ चुका था। राज्य में बहुत से अलगाववादी संगठन बन गए जो जातियों के हिसाब से भी बने थे, जिसने जातीय संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाया और अभी भी वही हो रहा है। इससे पहले 1993 में भी ऐसा ही जातीय संघर्ष हुआ था और तब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 5 साल का वक्त लगा था। जो लोग आज मणिपुर पर हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर बहुत संवेदनशील है। इस बार 3 मई से शुरू हुआ संघर्ष सिर्फ 72 घंटे में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। 1993 में जब नगा कुकी संघर्ष हुआ था, तब भी ऐसा ही हुआ था। जो 1993 में शुरू हुआ तो अगले 5 साल तक चलता रहा। उस संघर्ष में 750 लोगों की मौत हुई थी। यानी मणिपुर एक बार अस्थिर होता है तो फिर संभलने में अगले 5 साल लग जाते हैं। इसीलिए जो लोग मणिपुर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो जरा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये संघर्ष फिर लंबा चलता है और कई तरह से चलता है। 1997-98 में 2 समुदायों के बीच में फिर हिंसा हुई। इस बार पाइते और कुकी के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें 352 लोग मारे गए। यानी उस दौर में मणिपुर में एक ही बार में कई मोर्चों पर संघर्ष हो रहा था और ये पूरा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ नस्लीय हिंसा है, जिसका एक टिपिकल पैटर्न होता है। एक जाति दूसरी की दुश्मन हो जाती है, एक कास्ट दूसरे से लड़ रही होती है और कानून व्यवस्था खत्म सी हो जाती है। नस्लीय हिंसा का पहला लक्षण ही यही है कि सरकारी कर्मचारी भी अपनी सरकार की ड्यूटी नहीं करता, बल्कि अपनी जाति के लिए लड़ता है। इस बार भी यही हो रहा है। मणिपुर की एक समस्या तो ये जाति है और दूसरी समस्या है जमीन की, यानी झगड़ा जाति और जमीन दोनों का है। मणिपुर में 2 इलाके हैं, घाटी और पहाड़ी। समस्या यह है कि 60% आबादी, जिसमें ज्यादातर मैतेई हैं, वो घाटी में रहते हैं, लेकिन उनके पास जमीन का हिस्सा सिर्फ 10% है। दूसरी तरफ पूरे मणिपुर की 90% जमीन है जो पहाड़ी हिस्सा है और उसमें 40% आबादी रहती है, जिसमें ज्यादातर नागा और कुकी हैं। अब ध्यान से देखिए कि कैसे ये जमीन का झगड़ा इंटरनेशनल भी हो गया है। मणिपुर म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये एक ओपन बॉर्डर है, जिसके साथ हमारा 1968 का एक समझौता है। इसके मुताबिक म्यांमार का कोई भी नागरिक भारत में 40 किलोमीटर आ सकता है और वो भारत में 72 घंटे रह सकता है। उसे भारत आने के लिए किसी भी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम इस समय इंडो म्यांमार बॉर्डर के 0 पॉइंट पर हैं। मेरे ठीक पीछे ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। 398 किलोमीटर का पूरा एरिया मणिपुर के सामने म्यांमार का लगता है। ये वो बॉर्डर है जो कि पोरस है, यहाँ पर पहाड़ है,
पानी है, नाले हैं और इसे गार्ड करना बेहद मुश्किल है। केवल 10 से 12 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर फेंस है, लेकिन असम राइफल और भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ इस 398 किलोमीटर के अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉयड हैं। हालांकि कई बार कहा गया स्टेट होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि यहां पर करीबन 718 के लगभग लोगों की यहां पर एंट्री हुई है इलीगल तरीके से, लेकिन इंडिया टीवी को मिली औपचारिक जानकारी के मुताबिक दरअसल इसका कोई भी डेटा ऐसा मौजूद नहीं है। और हम आपको यह भी बता दें कि इन सभी इलाकों में असम राइफल और भारतीय सेना की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। पिछले कुछ वर्षों से म्यांमार में लगातार सत्ता संघर्ष चल रहा है और 2021 से म्यांमार में सैन्य शासन है। जब म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो बहुत से म्यांमार के नागरिक मणिपुर के जंगलों में रहने लगे और यहाँ धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ने लगा। जाहिर तौर पर ये अवैध रूप से म्यांमार से आए घुसपैठिए थे, जिससे इलाके की डेमोग्राफी भी बदलने लगी। आरोप ये भी है कि म्यांमार से आए हुए लोग मणिपुर के पहाड़ों पर नारकोटिक्स का धंधा भी करते हैं और इस बॉर्डर से ड्रग्स भारत में लेकर भी आते हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मणिपुर में 2021 में 2700 किलो और 2022 में 10,232 किलो ड्रग्स जब्त हुई। यानी ये सारे मुद्दे लगातार चल रहे थे। एक दूसरे से दशकों पुराना जातीय संघर्ष और फिर डेमोग्राफी बदलना, ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था। इसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका गई जिसमें मैतेई को जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई। 19 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मैतेई को एसटी में शामिल करने पर विचार किया जाए। मैतेई समुदाय का तर्क था कि 1949 में भारत में विलय से पहले उन्हें एसटी का दर्जा था और शिकायत थी कि वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि बाकी के जनजातीय लोग इम्फाल घाटी में जमीन खरीद सकते हैं। इसके बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि अगर मैतेई भी जनजाति सूची में शामिल हो जाते तो कुकियों और नागाओं का अधिकार कम हो जाएगा, उनके अधिकार और नौकरियां बढ़ जाएंगी। इसके बाद 3 मई को अचानक से हिंसा शुरू हो गई। तुरंत पूरा का पूरा मणिपुर जलने लगा। तीन से 5 मई की झड़पों की खबर दिल्ली पहुंची और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खबर दी गई। प्रधानमंत्री ने तुरंत गृह मंत्री को हिंसा कंट्रोल करने के आदेश दिए। तुरंत 124 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की भेज दी गई। इसके अलावा 184 कॉलम्स असम राइफल्स के उतार दिए गए। लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे, क्योंकि ये जातीय संघर्ष था। तो जिन स्थानीय सरकारी ड्राइवरों को फौज को लाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपनी अपनी जातियों के साथ संघर्ष में शामिल हो गए। सेना हवाई मार्ग से मणिपुर में उतर चुकी थी, लेकिन पूरे मणिपुर में जाने के लिए सेना के पास न गाड़ियां थीं और न ही ड्राइवर। लोकल ड्राइवर गाड़ियों को लेकर अपनी अपनी जातियों के साथ चले गए थे। इसके बाद तुरंत असम और मिजोरम से गाड़ियां ट्रांसपोर्ट की गईं। तब तक बहुत से लोग ऐसे थे जो एक दूसरे के इलाकों में फंसे हुए थे, यानी जहां ज्यादा कुकी रहते हैं वहां मैतेई थे और जहां ज्यादा मैतेई रहते हैं वहां कुकी फंसे थे। तो सेना ने सबसे पहले एक बफर जोन बनाया। वैली और हिल्स के बीच में बफर जोन बनाया गया। जो लोग एक दूसरे के इलाकों में फंसे थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। फिर सेना ने उन्हें रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया ताकि और हिंसा न हो। यही 3 से 6 मई का संघर्ष था, जिसमें सबसे ज्यादा हमले हुए और सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी तक कुल 150 लोगों की मौत हुई है। 3 शव नहीं मिले हैं। 502 लोग घायल हैं। 6065 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 5010 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 17 जुलाई से कोई हत्या नहीं हुई, यानी 18 जुलाई से मणिपुर में शांति है। इस हिंसक झड़प में सबसे ज्यादा नुकसान कुकीज मैतीज का आमने सामने होने के बाद हुआ। लेकिन इस समय हम मोरे में हैं। मोरे में यह सरकारी संपत्ति है जिसे नुकसान पहुंचाया गया। पूरी तरीके से इसे झुलसा दिया गया, आग लगा दी गई, कुछ भी यहां पर नहीं बचा है। और उसके साथ साथ यहां पर जो आए उन्होंने ये चित्र बनाया। इस चित्र में कुकी लैंड की बात की है, AK-47 बनाया है, उसके अलावा स्केलेटन बनाया है और ये दोनों तरफ यहां पर इसे लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नो एंट्री लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि इस समय दोनों समुदाय के बीच जो ये हिंसक झड़प हो रही है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा यहां के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, उसके अलावा अपनी संपत्ति खोई, कुछ भी नहीं बचा। और कल ये
अगर सही समय पर यहां पर फोर्सेस नहीं पहुंचती तो स्थिति बद से बदतर होती। यहां पर AK-47 का सिंबल बनाया, ऊपर से शेर बनाया है, कुकी लैंड की बात कही है और यहां पर लिखा है कि आई सपोर्ट कुकी लैंड। अब आप ये समझिए कि इस हिंसक झड़प में दोनों समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा मणिपुर को भुगतना पड़ रहा है। इस हिंसा में विपक्ष का बड़ा हमला यही है कि प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों हैं और वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अब जरा वो भी ध्यान से सुन लें। मोदी ने पहले दिन से ही मणिपुर के हिंसा पर कड़ी नजर बनाकर रखी हुई है। शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री ने लगातार मणिपुर के होम सेक्रेटरी से एक-एक घंटे पर अपडेट लिया, कई बार तो एक-एक दिन में 5-5 बार अपडेट लिया। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, गृहमंत्री क्या कर रहे हैं, संसद में जवाब क्यों नहीं दे रहे। गृहमंत्री तो तैयार हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें बयान ही नहीं देने दे रहा। वैसे 1993 में नगा कुकी संघर्ष में क्या हुआ था, ये भी देख लीजिए। 1993 में संसद में तब के गृहमंत्री ने जवाब नहीं दिया था, बल्कि तब के गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने जवाब दिया था। राजेश पायलट तब 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे, जिसमें 2 घंटे वो एयरपोर्ट पर रुके थे और 1 घंटे मुख्यमंत्री के घर पर रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये भी देख लीजिए। इस बार खुद गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के लिए मणिपुर में रहकर आए हैं। मौजूदा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 25 मई से 17 जून के बीच राज्य में 22 दिन तक सिचुएशन मॉनिटर की। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है, मणिपुर में शांति कैसे आएगी, ये भी समझ लीजिए। सरकार क्या प्लान कर रही है, हम आपको बताते हैं। पहला काम तो म्यांमार बॉर्डर पर है। म्यांमार और भारत के बीच 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिस पर अब बाड़ लगाने की तैयारी है। इसके अलावा जो लोग मणिपुर में इस बॉर्डर से दाखिल हो रहे हैं, उनका बायोमेट्रिक टेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि अगर वो अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने की कोशिश करें तो उन्हें नेगेटिव लिस्ट में डाला जा सके और वो आधार न बना पाए। काशी की ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, यह भगवान शिव का स्थान है या 1000 साल पहले बनी कोई मस्जिद है, यह सवाल कई 100 सालों से लोगों के सामने खड़ा है, जिसके जवाब तलाशने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दलीलों का दौर चल रहा है। लेकिन सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कुछ ऐसी तस्वीरें पेश की जिन्हें देखकर लगने लगा कि क्या वाकई हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है और क्या मंदिर तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। खंडित मूर्ति, मंदिर के अवशेष, ऊपर गुंबद, नीचे मंडप, मंदिर का खंभा, नागर शैली के मंदिर की कलाकृति, स्वास्तिक के निशान, डमरू के निशान, मंदिर की दीवार, दीवार पर श्लोक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। इन 20 तस्वीरों में छिपा है ज्ञानवापी का सच। ये वो तस्वीरें हैं जो ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान ली गई थी और जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया है। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इन तस्वीरों से समझिए। यह खंडित मूर्ति मिली है ज्ञानवापी के तहखाने में। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसमें से एक मूर्ति वराह अवतार की हो सकती है और दूसरी मूर्ति भगवान गणेश के वाहन मूषक की। यह दावा इसलिए भी मजबूत नजर आता है क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध है, तो फिर ये मूर्तियां मस्जिद में कैसे आ गईं? ज्ञानवापी के अंदर सिर्फ खंडित मूर्तियां नहीं हैं, मंदिर के अवशेष का भी दावा किया जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बनावट में इस्लामिक आर्किटेक्चर से अलग हिंदू आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देती है। हिंदू पक्ष का एक दावा यह भी है कि मंदिर के शंकुकार मंडप के ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया गया। इस दावे से जुड़ी एक तस्वीर भी सर्वे के दौरान सामने आई है। तस्वीर में देख सकते हैं
कि मंडप के ऊपर मस्जिद का गुंबद बना है, जिसको लेकर दावा है कि मंदिर के मंडप को छुपाने के लिए इसका निर्माण किया गया, क्योंकि नीचे से देखने पर यह गुंबद नजर ही नहीं आता। इसके अलावा ज्ञानवापी में मौजूद खंभों को लेकर दावा है कि इन खंभों पर बनी कलाकृतियां हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। इस खंभे पर बने आले भगवान की मूर्तियां रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। वहीं इस खंभे में बने कमल के फूल इस दावे को और मजबूत करते हैं। इसके अलावा मस्जिद में मौजूद ये कलाकृति नागर शैली की बताई जा रही है, जिसे ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। ऐसी कलाकृतियां केवल हिंदू मंदिरों में पाई जाती हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, यह स्वास्तिक का निशान है, जो हिंदू धर्म में काफी अहम और पवित्र माना जाता है। हर शुभ कार्य से पहले यह स्वास्तिक बनाया जाता है, और यह स्वास्तिक एक जगह नहीं, ज्ञानवापी में कई जगह मिल जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।